शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग की आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर वसुंधरा कुमारी जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे साथीगण, विशेषकर हमारे छोटे भाई श्री अमरनाथ पाठक जी और सभी प्रशिक्षु। आज का जो विषय है संविधान दिवस अभियान का गौरव, इसकी महत्ता एवं प्रासंगिकता कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो अभियान चलाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन डे कैंपेन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या रेलेवेंस है। तो मैं चाहूंगा कि लेक्चर जो है वन साइडेड नहीं हो, इंटरैक्टिव। जैसे मैं आपसे पूछूं अगर कि भारत तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में पहला संविधान किस देश में लागू हुआ, लेकिन संविधान आप लोग मुझे कोई बताइए कि दुनिया का कौन सा देश ऐसा था जहां सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ। तो पहला लिखित संविधान लागू हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका उसके 13 उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश गुलाम थे अंग्रेजों के। तो 1776 में उसका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया कि आजाद होकर के हम एक संयुक्त राज्य संघ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाएंगे और एक लिखित संविधान का निर्माण हुआ। आजादी के बाद 7 वर्षों तक उनकी लड़ाई चली, स्वतंत्रता संग्राम चला और 1789 में 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लागू हुआ, लिखित संविधान। इसके पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था दुनिया में? कोई ऐसा देश था जहां संविधान था लेकिन लिखित नहीं था? तो एकमात्र देश था दुनिया का ब्रिटेन, जिसमें कि संविधान तो था लेकिन वह लिखित संविधान नहीं था। और आज भी ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। तो वहां के जो संविधान के नियम है वो कैसे हैं? वो कन्वेंशन और ट्रेडिशन, अंग्रेजी में एक शब्द है कन्वेंशन, मतलब उसका परंपरा, जो पिछला जजमेंट हुआ है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उसी के आधार पर वहां संविधान की व्यवस्था है। और इंग्लैंड में संवैधानिक संस्थाओं का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। पहला जो राजतंत्र से प्रजातंत्र की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, वह पहला मोड़ है 1215 ईस्वी, 1215, जब इंग्लैंड के नागरिकों ने एक मांग पत्र, चार्टर ऑफ डिमांड्स, राजा के पास पेश किया। उसमें कोई प्रजातंत्र तो है, प्राइम मिनिस्टर है नहीं। तो राजा के पास पेश किया 1215 में मांग पत्र, जिसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। आपसे जनरल नॉलेज में पूछता है कि मैग्ना कार्टा। अब उसमें इंग्लैंड के नागरिकों के हस्ताक्षर थे, इतने ज्यादा हस्ताक्षर थे कि कई बैलगाड़ियों पर लाद करके उस मांग पत्र को राजा के पास ले जाया गया। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक संरचना के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ सन 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा से। अब 300 साल 400 साल के बाद इंग्लैंड के नागरिक राजा से कहते रहे कि नहीं, राजा को अधिकार है, सारे अधिकार है, बहुत अच्छी बात है। राजतंत्र में क्या है? निरंकुश राजतंत्र है, ऑटोक्रेसी है, राजा ही कानून बनाता है, राजा ही लागू करता है, और अगर उस पर किसी तरह का कोई मतभेद हो तो निर्णय कौन देगा? राजा देगा। तो राजा के हाथों में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ये तीनों पावर होते थे। इसलिए बंगला में कहते थे कि मुखे कानून, राजा के मुंह से जो निकल गया वही कानून। लेकिन धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी तो इंग्लैंड में राजा की सहायता के लिए मंत्रिमंडल, जिसमें मिनिस्टर्स आ गए। अभी तक प्रधानमंत्री नहीं है, मिनिस्टर्स आ गए।
अब इस मिनिस्टर्स की जो बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो राजा करेगा। एक बार राजा नहीं आया तो हुआ कि हम ही लोग में से जो सबसे सीनियर आदमी जिसका बाल पका हुआ उसी को बैठा दिया जाए अध्यक्षता के लिए। तो वो व्यक्ति कहलाया फर्स्ट मिनिस्टर। अमंग मिनिस्टर्स ही इज द फर्स्ट मिनिस्टर। कौन था वो व्यक्ति? उसका नाम था हॉरेस वाल्पोल, HORACE, हॉरेस वाल्पोल, WALPOLE। ही वॉज कॉल्ड फर्स्ट मिनिस्टर और वही धीरे धीरे प्राइम मिनिस्टर हो गया। ये व्यवस्था विकसित होते होते इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया जिसमें दो सदन थे। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा, जिसमें बड़े बड़े अमीर जमींदार पढ़े लिखे लोग मेंबर बनते हैं, और दूसरा है कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें कि चुन करके लोग जाते हैं। इंग्लैंड की आज की व्यवस्था क्या है? इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है, दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी वही आया। फिर भी वो डेमोक्रेसी पहला हम नहीं मानते, क्योंकि अभी भी वहां का जो संवैधानिक अध्यक्ष है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वह राजा है या रानी है। इसलिए इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक होने के लिए क्या चाहिए कि उस देश का राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट, जनता के द्वारा चुना गया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। जैसे हम लोग अप्रत्यक्ष चुनते हैं राष्ट्रपति को, गणतंत्र है, रिपब्लिक है। अमेरिका के लोग सीधे चुनते हैं राष्ट्रपति को, प्रत्यक्ष, वो भी रिपब्लिक है। और डेमोक्रेसी भी साथ साथ है। तो डेमोक्रेटिक मूल्यों का विकास सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। लेकिन जिस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं उसका कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। हम लोगों का जो संविधान है भारत का, उसकी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। प्रियम्बल को क्या कहते हैं? कि संविधान की कुंजी है, इट इज ए की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में क्या कहता है? कि वी द पीपल ऑफ इंडिया do hereby solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, गप नहीं करो, इधर ध्यान दो, सामने में दो स्टूडेंट्स, गप नहीं करो, तो तुम ही और वो करे, पीछे मत देखो। to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, ये सारी चीजें। अब ये तीन जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहां से आए? ये आए अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान में कहां से आए? तो आप जानते हैं कि जब अमेरिका की आजादी की लड़ाई हो रही थी ब्रिटेन के खिलाफ, तो उसको मदद कर रहा था फ्रांस, क्योंकि उस समय, आज ना अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, उस समय दुनिया का जो रंगमंच हुआ करता था वह था यूरोप। यूरोप वॉज द सेंटर स्टेज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और उस पॉलिटिक्स में दो राज्यों के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत जबरदस्त थी, ब्रिटेन और फ्रांस। लड़ाई होती रहती थी। तो जब अमेरिकी उपनिवेशों ने आजादी की लड़ाई शुरू की तो उनको मदद देना शुरू किया फ्रांस की सरकार। और फ्रांस में भी राजतंत्र था। उस समय में बॉर्बन राजवंश, बॉर्बन डायनेस्टी का शासन था 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1701 से लेकर 1800। और बॉर्बन राजवंश का जो राजा था लुई 14वां, वो कहा करता था कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉज। मैं राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। अब निरंकुश राजतंत्र की सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। निरंकुश राजतंत्र बुरा नहीं है, डेमोक्रेसी से अच्छा है। अब बोलेंगे सर अद्भुत बात आप बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी से अच्छा है। एक राजा, उसकी 4 पत्नी,
16 साल, 64 रिश्तेदार, इतना ही ना ऐश करेगा। इन प्रजातंत्र में 545 MP लोकसभा, 250 राज्यसभा का, 4000 से ऊपर MLA, 650 जिला है तो जिला अध्यक्ष भाजपा का, कांग्रेस का, नोटा छाप, डमरू छाप, और उनके पत्नी, उनके साले, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, इनको ढोना ज्यादा अच्छा है कि एक राजा को ढोना अच्छा है। इसलिए फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर कहा करता था कि आई विल प्रेफर टू बी रूल्ड बाय ए लायन रादर देन बाय 100 रैट्स। 100 चूहों की अपेक्षा में एक शेर से शासित होना पसंद करूंगा। प्रजातंत्र में क्या है, मैं आगे नहीं कहूंगा, आप समझ सकते हैं। तो लुई 16वां बहुत मजबूत था। 14वां, तो मैंने क्या कहा था कि निरंकुश राजतंत्र कोई खराब नहीं है, लेकिन उसकी सफलता के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है कि राजा बहुत योग्य हो, और दूसरा जनता की भलाई चाहने वाला, जैसे राजा विक्रमादित्य, कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीड़, शिवाजी, राजा अकबर। लेकिन अगर राजा योग्य भी है और भलाई चाहने वाला नहीं है, सनकी है, जैसे लुई 14वां सनकी था, लेकिन योग्य बहुत था, पूरे यूरोप उसके नाम से कांपता था। लेकिन उसी का पोता लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा 1774 ईस्वी में, तो वो इतना कमजोर था, 20 साल का नौजवान लड़का। अगर आपको राजा बनाया जाएगा तो आप खुश होइएगा कि नाराज होइएगा? लेकिन जब पोप उसको राजमुकुट पहना रहा था तो क्या उसने कहा कि इट सीम्स एज इफ द एंटायर यूनिवर्स इज फॉलिंग अपॉन मी, गॉड व्हाट ए बर्डन इज माइन एंड दे हैव टॉट मी नथिंग। ऐसा लगता है कि पूरे पृथ्वी का बोझ मेरे कंधों पर आ पड़ा है। हे ईश्वर, मेरे बुजुर्गों ने मुझको कुछ भी नहीं सिखाया। इतना डिस्परेट था। क्यों? प्रशासन में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका शौक क्या था? ताला बनाना, ताला तोड़ना, शिकार करना। उसकी शादी हो गई एक बहुत खूबसूरत महिला से, यूरोप की सबसे सुंदरतम महिला थी लुई 16वां। तो खूबसूरत पत्नी तो बुद्धिमान आदमी का दिमाग खराब कर देती है, वो तो मूर्खी था। और जितनी खूबसूरत थी वो, ऊपर का डिपार्टमेंट उतना ही खाली था। अगर मान लीजिए होशियार होती तो जैसे नूरजहां ने इंटरफेयर करके जहांगीर के शासन को अच्छा बना दिया, लेकिन भगवान सब चीज देता नहीं है। सुंदरता दे दिया तो ऊपर का डिपार्टमेंट खाली छोड़ दिया। तो ये जो देखिए, अब ये हंसी की बात हट गई, अब संविधान पर कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जो अव्यवस्था फैल रही थी लुई 16वां के समय में, तो एक दार्शनिक आया मॉन्टेस्क्यू पेशे से वकील था। उसने किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा। ही वॉज द फर्स्ट फिलोसोफर इन द वर्ल्ड जिसने कहा कि निरंकुश राजतंत्र ठीक है, उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन द पावर ऑफ द किंग शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। 3 विंग रहेगा, एक कानून बनाएगा, एक लागू करेगा, एक उस पर न्याय देगा। इसी को हम लोगों ने अपनाया हुआ है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के विभाजन का सिद्धांत, शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान ने भी अपनाया, भारत के संविधान में भी अपनाया, और दुनिया के हर संविधान में आया। मान लीजिए नरेंद्र मोदी को 2 बार बहुमत मिला, अभी एनडीए को बहुमत है, बहुत लोकप्रिय नेता है। कोई भी कानून लोकसभा में पारित करा लेंगे, राज्यसभा में पारित करा लेंगे, लेकिन मेरे जैसा एक मास्टर उसको लगे कि ये संविधान के विरुद्ध है, तो मैं हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दूंगा, और अगर कोर्ट अपहेल्ड कर देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है, वो कानून रद्द हो जाएगा। तो पार्लियामेंट कानून पारित करने के पहले 10 बार सोचती है कि हम ऐसा कोई कानून नहीं बनाएं
कि कोई आदमी कोर्ट की शरण में चला जाए और हमें मुंह की खानी पड़े। तो मॉन्टेस्क्यू पहला विद्वान था, पहला दार्शनिक था जिसने प्रजातंत्र की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ पूरी मानव जाति को बढ़ाया, जिसने कहा कि राजा के निरंकुश अधिकारों को 3 भागों में बांट देना चाहिए। किताब का नाम है कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, पब्लिश हुई 1748। लेकिन इसने भी ये नहीं कहा कि निरंकुश राजतंत्र खत्म कर दिया। दूसरा दार्शनिक आया वोल्टेयर, बहुत बड़ा व्यंग्यकार था और सबसे मेधावी राइटर था, और वो कहा करता था कि निरंकुश राजतंत्र ही होना चाहिए, कोई भी डेमोक्रेसी कोई रिप्रेजेंटेटिव संस्था को होनी नहीं चाहिए। तो मैंने आपको कोटेशन सुनाया कि मैं एक शेर से शासित होना पसंद करूंगा बनिस्बत 100 चूहों। उसने चर्च को, धर्म की संस्था पर सबसे ज्यादा आक्रमण किया। जब वो चलता था तो फ्रांस में चर्च को दिखाकर लैटिन में कहता था एक्रेसेट एल इन्फेमी, इस बदनाम संस्था को कुचल डालो, प्लस दैट वाइल थिंग। अब लोगों का धर्म से मोह भंग किया है वोल्टेयर ने, और समाज की जितनी संस्थाएं थी उस पर तंज कसा, जिसमें जो कमी थी व्यंग्यकार क्या करता है, व्यंग्य कसता है। और वह इतना लोकप्रिय था फ्रांस में कि फ्रांस की सरकार ने उसको देश से निकाल दिया और स्विट्जरलैंड में जाकर उसको 30 साल तक रहना पड़ा। लेकिन वहां से जो वो लिखता था लोग, फ्रांस को लोग पढ़ पढ़ के पागल हो जाते थे। लेकिन तीसरा दार्शनिक जिसने डेमोक्रेसी की आधारशिला रखी फाइनली, वह था जीन जैक्स रूसो। रूसो ने समानता का पाठ पढ़ाया, इक्वलिटी का पाठ पढ़ाया। क्या कहा उसने कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज इन चेन्स एवरीवेयर। वे जंजीरें किसकी हैं? सामाजिक परंपराओं की, वर्ग विभाजन की, धार्मिक विश्वासों की, आर्थिक पिछड़ेपन की। और रूसो बहुत लोकप्रिय हुआ। उसने सीधे सीधे कहा कि नहीं, राजतंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजतंत्र का सिद्धांत के पीछे क्या था कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एरा गहरा नथु एरा, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट मैच द एलिगेंस एंड स्टेटस ऑफ द किंग बिकॉज ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। जो बलबन कहा करता था कि नियामतें खुदाई है, खुदा का प्रतिनिधि है, और जिले अल्लाह है, रिपोजिटरी ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड है। रूसो ने कहा नो, कोई भगवान का प्रतिनिधि नहीं है, वह भी हमारे तुम्हारी तरह है। और इस तरह से इन 3 सिद्धांतों, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी का जन्म फ्रांस में हुआ। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। ये तीनों सिद्धांत उसमें एकदम बहुत प्रमुख थे। लेकिन इन तीनों सिद्धांतों का सबसे पहले प्रभाव पड़ा अमेरिकन क्रांति पर। और अमेरिकी क्रांति के बाद जो अमेरिका एक स्वतंत्र राज्य बना, संयुक्त राज्य अमेरिका देश बना, तो उसने अपने संविधान में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी को शामिल किया। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर दुनिया का पहला ऐसा लिखित संविधान था अमेरिका का, जिसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार, डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और आप उससे प्रभावित हैं। भारतीय संविधान क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है। भारतीय संविधान क्या है? आयरलैंड से प्रभावित है, स्विट्जरलैंड से प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है, कनाडा से प्रभावित है, आयरलैंड से प्रभावित है। और हम लोग का जब संविधान बनके तैयार हुआ तो दुनिया की संविधान के जो सबसे अच्छे तत्व थे वो उसमें शामिल थे। संविधान बनके रेडी हुआ तो प्रीएम्बल में ही लिखता है, वी अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन on 26th of November, on this day
वो दिन था 26 नवंबर 1949। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 1950 को हम रिपब्लिक क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे? क्योंकि हमारा राष्ट्राध्यक्ष चुना हुआ है और हमारा लिखित संविधान है। आजादी का दिवस मनाते हैं हम लोग 15 अगस्त 1947। ठीक। अब ये जो संविधान दिवस मनाने की परंपरा 2015 में शुरू की नरेंद्र मोदी जी ने, भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का शिलान्यास कर रहे थे। बंबई में इंदू मिल्स है, उसका बहुत बड़ा जमीन है, उसी में 11 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति बनेगी। भीमराव अंबेडकर साहब से बड़ा, बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा समानता की प्रतिमूर्ति कोई नहीं हो सकता। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनेगी। और उन्होंने कहा कि हम लोग संविधान दिवस मनाएंगे और 19 नवंबर को भारत सरकार ने अपने बजट में पारित किया कि संविधान दिवस मनाया जाएगा और हर साल 26 नवंबर को, जिस दिन हमने संविधान को स्वीकार किया है, वह कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाएगा। 2015 में पहले उस दिवस का महत्व था कि नहीं था? था। किस रूप में मनाते थे? राष्ट्रीय कानून दिवस, नेशनल लॉ डे। क्या डॉक्टर साहब अंबेडकर साहब का योगदान उसमें नहीं था? था। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में निर्णय राजनीतिक महत्व को देख के लिए जाते हैं या अपना महत्व बढ़ाने के लिए लिया जाता है। तो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा इस देश पर और कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि एक परिवार विशेष को छोड़कर दूसरे किसी लोग का भी योगदान भारत की आजादी में है, संविधान बनाने में है। तो जो स्वाभाविक रूप से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए था, अंबेडकर जी उसके सबसे बड़े क्राफ्ट्समैन थे। ठीक है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, पूरा डिस्कशन के बाद जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कि अब इसको संविधान के रूप में ढालना है, तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ 5-6 कानूनविद और भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा राष्ट्रीय आंदोलन में एक भी व्यक्ति नहीं था, नॉट ए सिंगल। उस जमाने में इकोनॉमिक्स पीएचडी, लॉ में पीएचडी, और ब्रिटेन में जब वो पढ़ते थे लॉ, उनको पढ़ाते थे हैरोल्ड लास्की। तो हैरोल्ड लास्की के वो सबसे प्रिय छात्र थे। और कितनी उम्र, 63-64 वर्ष की उम्र में बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु। इन उनका इतना एक्सटेंसिव अध्ययन था और उनको संविधान की, कानून की, सामाजिक संगठन की ऐसी गहरी समझ थी कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस संविधान के निर्माण में है। लेकिन वो पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं थे कांग्रेस के लिए, इसलिए कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर को, मुझे पॉलिटिकल भाषण नहीं देना है, लेकिन उनको हाशिए पर रखा। जो उनको महत्व मिलना चाहिए था नहीं। यहां तक कि जब वो चुनाव में खड़े होते थे तो उनको हराने का भी काम कांग्रेस करती थी। ऐसा नहीं कि भाई इतना विद्वान आदमी इसको संविधान लोकसभा में आते। तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये हम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे और संविधान गौरव दिवस मनाएंगे, इसका अभियान चलाएंगे। अभियान में क्या क्या करेंगे? तो सभी स्कूल कॉलेज में इस पर निबंध प्रतियोगिता होगी, भाषण प्रतियोगिता होगी, प्रश्नोत्तरी होगी, क्विज कंटेस्ट होगा स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में। फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट रन फॉर यूनिटी, रन फॉर उसका आयोजन करेगा। इतना ही नहीं किया मोदी जी ने, भारत के जितने भी दूतावास है दुनिया के विभिन्न देशों में, उनको क्या कहा कि भारतीय संविधान का अनुवाद वहां की स्थानीय भाषा में कीजिए और वहां के बुद्धिजीवियों को, एकेडमिशियंस को
वहाँ के लाइब्रेरी में, वहाँ के विश्वविद्यालयों में आप उसको निःशुल्क वितरित कीजिए। इस पर काम शुरू हो चुका है और पहला बार अरबी भाषा में अनुवाद हुआ है। सऊदी अरबिया की एम्बेसी में भारत सरकार ने किया है भारतीय संविधान का अनुवाद, और वह संविधान सऊदी अरबिया के पढ़े लिखे लोगों, लाइब्रेरी, वहां के शासकों, प्रशासकों सब में वितरित किया गया है। अब ये कोई साधारण बात नहीं है। जब दुनिया के हर देश में हमारा संविधान उसकी भाषा में अनुवादित होकर वितरित होगा, सऊदी अरबिया में जैसे वितरित हो गया अरबी में, वहां पर राजतंत्र है, लेकिन आप देख रहे हैं कितना धीरे धीरे लोग मॉडरेट हो रहे हैं। कभी आपने सोचा कि वहां का राजा क्यों इतना मॉडरेट होता जा रहा है? भारतीय संविधान का बहुत बड़ा योगदान। तो ये संविधान दिवस, उसका गौरव, उसका अभियान, ये केवल एक नारा नहीं है, इससे एक बहुत नए फलक की तरफ, एक न्यू डायमेंशन की तरफ हम भारतीय संविधान को ले गए। और हमारे संविधान के जो मूल तत्व हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, तो अगर कोई कहता है, अरविंद केजरीवाल कहते हो कि मैंने बिजली मुफ्त में दे दिया, मोदी जी कहते हो कि मैंने अनाज मुफ्त में दे दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, कोई नेता आपको कुछ नहीं देता है। आपको जो चीजें मिलती है वह आपके संविधान से मिलती है, क्योंकि यू आर द मास्टर्स ऑफ दिस नेशन। आप इस देश के मालिक हैं, दूसरा कोई मालिक नहीं है। जिसको आप सोचते हैं बहुत सत्ता संपन्न है, 5 वर्ष के बाद आपके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा रहता है कि वोट दे दीजिए। और आपके वोट से ही सरकारों का निर्धारण होता है। और ये जो मिड डे मील बट रहा है, मैया योजना में पैसा बट रहा है, मुफ्त पोलियो अभियान चल रहा है, मुफ्त में आपको कोरोना वैक्सीन लगाया गया, दवाएं मुफ्त में दी जा रही है, शिक्षा मुफ्त में, लड़कियों को एमए तक की शिक्षा मुफ्त में है। किसी की मेहरबानी नहीं है। ये आपको समझना चाहिए कि हमारे संविधान की देन है। और जब आप शिक्षक के रूप में स्कूल में जाइए, आप में से कोई जब कोई प्रोफेसर बनिए, कोई बड़ा पत्रकार बनिए, प्रशासक बनिए, तो ये बात जेहन में रखिए कि संविधान ने हमको क्या दिया है, संवैधानिक व्यवस्था ने हमको क्या दिया है, और इसको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जा सकते हैं। सरकारों ने भारतीय संविधान के साथ समय समय पर छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि संविधान की मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको हम नहीं बदल सकते। मतलब इस देश को आप प्रजातंत्र से हटा के तानाशाही नहीं बना सकते। आपातकाल लागू करके कांग्रेस ने एक बार ऐसी कोशिश की थी, कांग्रेस चुनाव हार गई। फिर बाद में इसी चुनावी रास्ते से प्रचंड बहुमत से श्रीमती गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी। जिस जनता ने उनको हटाया, फिर उसी ने उनकी योग्यता के आधार पर फिर उनको बैठाया वापस करने का। मतलब सत्ता सर्वसाधारण जनता के हाथ में है, और जनता की भावनाओं से जिसने भी खिलवाड़ किया उसको हटना पड़ेगा। यूपीए की सरकार जब 2014 में 10 वर्ष के बाद हटी, क्यों हटी? क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2024 में भाजपा को बहुमत क्यों नहीं मिला? तो इसके पर बहुत विश्लेषण हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो विश्लेषण है कि आपके प्रधानमंत्री को अहंकार हो गया था। कहते थे कि ये मोदी की गारंटी है। कौन है मोदी भाई? अब कौन है मोदी की गारंटी? क्या है गारंटी? संविधान की। मंच पर मान ली किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं, मैं भी महिमा जमाने के लिए बोलूंगा, ताली बजाऊंगा, लेकिन एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक बौद्धिक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें जो कुछ भी मिला है वह संविधान के चलते है, और संविधान के प्रति जागरूकता आवश्यक है। जागरूकता होगा
तब गौरव का भाव जगेगा। और यह गौरव का भाव साधारण भारतीय में भी जगे। सब तो पढ़े लिखे नहीं आपकी तरह से कि बीए करके एमए करके बीएड कर रहे हैं, सभी बच्चों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं। हमारी उम्र की पीढ़ी के जो लोग हैं सभी को सौभाग्य प्राप्त नहीं है हमें पीएचडी करने का। मेरे पिताजी ने पढ़ाया तो हम थे, यहाँ पर है। ये तो मेरी उम्र के लड़के आदमी रिक्शा भी खींच रहे हैं, अनपढ़। तो उन सामान्य लोगों तक, सामान्य भारतीयों तक जो हमारे भाई बहन हैं, संविधान के गौरव का भाव पहुंचे, इसके लिए जो अभियान चलाने की आवश्यकता है, ये हम क्या कर सकते हैं? तो जिस स्कूल में आपकी नियुक्ति होती है शिक्षक के रूप में, वहां संविधान दिवस मनाइए। अभी केबी हाई स्कूल में संविधान दिवस के अवसर पर उन्होंने मुझे बोलने के लिए बुलाया। तो मैंने पूछा प्रिंसिपल साहब से, क्या आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? लेकिन नहीं, प्रशासन का आदेश तो ऊपर से ही कि किसी शिक्षक को बुलाकर देश पर बौद्धिक करवाइए। मैंने जो बातें कही होंगी कितनी महत्वपूर्ण थी मैं नहीं जानता, लेकिन बाल मन 15-16 साल के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने जो सुना होगा, उनको जो लगा होगा, वह उनकी स्मृति से कभी नहीं जाएगा। तो उसी तरह से जब हम शिक्षक बन के जाएं स्कूलों में, कॉलेज में, तो हम बच्चों को संविधान के प्रति जागरूक करें, संविधान के अधिकारों के प्रति जागरूक करें। आपको जो आरक्षण का लाभ मिलता है, आगे बढ़ने का लाभ मिलता है, विशेष व्यवस्था है। कोई कहेगा कि अरे राजनीतिक कारण से देता नहीं। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 236 से 251 क्या कहता है कि जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में इतना विकास हो चुका है, लेकिन बहुत विकसित होने के बावजूद किसी के जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जब कोई तर्क हमको नहीं मिलता है तो बिलो द बेल्ट जब हिट करना होता है तो हम यही कहते हैं। तो संविधान में व्यवस्था है जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके विकास के लिए सरकार प्रोएक्टिव कदम उठा सकती है, मतलब अलग से सुविधाएं दे सकती है। बहुत से बच्चे जो होंगे उनके मन में लगता होगा कि आरक्षण देकर के बड़ा अन्याय हो रहा है। इन आप कल्पना कीजिए एक दौड़ की रेखा है, आप यहाँ 0 पॉइंट से दौड़ना शुरू कर रहे हैं और एक बच्चा जो है यहाँ से 20 मीटर पीछे खड़ा है, क्योंकि वह अपनी पीढ़ी में पहला लड़का है जो स्कूल गया, कॉलेज गया। तो क्या उसकी दौड़ की दूरी और आपकी दौड़ की दूरी बराबर होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो समाज अलग से सुविधा देगा, संविधान अलग से सुविधा देगा, सरकार अलग से सुविधा देगा, और इस पर बहुत गहन चिंतन मनन करके संविधान में इसको शामिल किया गया। कब तक देगा ये सोचने का विषय है कि भाई अब जरूरत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि बाद में हर चीज का राजनीतिकरण हो जाता है, लेकिन कोई भी चीज का राजनीतिकरण बहुत दिनों तक नहीं हो सकता है। जैसे मुफ्त में गैस, बिजली सब देकर वोट खरीद रहे हैं लोग, लेकिन ये भी सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगा। सरकार के पास पैसा ही नहीं बचेगा, कहां से देगा? नतीजा होगा कि सभी पार्टियां पुनः फिर लौटेंगी अपने उस नारे पर कि हमको वोट दीजिए, हम गुड गवर्नेंस देंगे, अच्छा शासन देंगे, क्योंकि बांटने की तो सीमा नहीं है और आपके पास साधन इतने नहीं कि असीमित आप बांटते चले जाएं। आज पंजाब की हालत खराब है इसी मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चलते। दिल्ली की अर्थव्यवस्था खराब है, भारत की अर्थव्यवस्था पर असर है, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था। और आप ये सोचेंगे कि भारतीय संविधान में या भारतीय राजनीति ऐसा कर रहे नहीं, पूरी दुनिया में है। अभी डेमोक्रेट्स जो अमेरिका में हार गए, जो बाइडेन हार गए और उनके जो समर्थक थे, क्या कहना था उनका कि मेक्सिको से आने दो, कनाडा से आने दो, फेंटानिल ड्रग बेच रहा है तो बेचने दो, लेकिन उनको बसाओ संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्यों? नागरिकता दो उनको। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देगा। ये राजनीतिक संकीर्णताएं रहेंगी, रास्ता उसी के बीच से मिलेगा। कोई भी, अभी हम लोग आजाद हुए कितने दिन हुए हैं?
इन 75 सालों में हम इतनी दूर तक आए हैं। नेहरू जी ने आधारभूत संरचना खड़ी की, जितनी पब्लिक सेक्टर्स थे। उन स्कूलों की जो पढ़ाई थी, मैं सही एक स्कूल में पढ़ा हूँ बोकारो सिटी में, तो हम लोग की जो पढ़ाई का स्तर था स्कूल में, मैं समझता हूँ कि सेंट जेवियर्स के स्तर से बढ़िया था। हम लोग जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे सब कॉलेज की नौकरी छोड़ के आए थे, क्योंकि टीएनबी कॉलेज भागलपुर से, पटना साइंस कॉलेज से। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका वेतन ज्यादा था, क्वार्टर था, मेडिकल की सुविधा थी, और पढ़ाने वाले शिक्षक ऐसे थे अद्भुत। ये हम जैसे गरीब परिवार के छात्रों को ये सुविधा क्यों मिल सकी? क्योंकि कारखाने को इस स्कूल में पढ़ने का सौभाग्य मिला। कारखाना किसने खड़ा किया? नेहरू जी की सरकार ने जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खड़े किए, आज उसने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। और आज हम इतने आगे आ गए हैं कि हम लोग चंद्रमा पर, दक्षिणी पोल पर हमारा यान उतर रहा है। तो संविधान गौरव अभियान दिवस में हमको ये समझना है कि यह संविधान हर हालत में सुरक्षित रहना चाहिए। आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता कुछ भी हो, व्यक्तिगत आकर्षण कुछ भी हो, यह संविधान रहेगा तभी यह देश रहेगा। नहीं तो आप भी उसी समय आजाद हुए हैं जिस समय पाकिस्तान आजाद हुआ, बांग्लादेश आजाद हुआ। इन दोनों की दुर्गति देख लीजिए। हमने अगर अपने संवैधानिक मूल्यों का निर्वाह नहीं किया, राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों का निर्वाह नहीं किया, समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम नहीं किया, तो हम भी पिछड़ जाएंगे। और आज हम ताकतवर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और दुनिया के देशों के सामने खड़े होकर के हमारा विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कहना चाहते हैं वो कह पाते हैं। तो क्यों कह पाते हैं? देहात में कहावत है कि बछड़ा वही कूदता है जिसका खूंटा मजबूत होता है। आज देश मजबूत है, और ये देश इसलिए मजबूत है कि हमने संवैधानिक मूल्यों की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिस्टम की रक्षा की है। इसी संक्षिप्त निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।